नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। देखिए दोस्तों, चाहे डीएसएससी वैकेंसी निकाले, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दो, केवीएस का दो, रीट का दो, सुपर टेट का दो, या स्पेशल एजुकेटर जिसकी वैकेंसी अभी अभी आपकी डीएसएससी ने निकाली है, ये जो आज की क्लास होने जा रही है, ये सब के लिए ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, उन सब एग्ज़ाम्स में मनोविज्ञान तो आता ही आता है। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। मनोविज्ञान की आप समझ लीजिए कि सीरीज़ रहेगी, मतलब मनोविज्ञान की कई सारी क्लासेस आएंगी, जिसमें जिसमें मनोविज्ञान के बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए रूट से लेके चलेंगे हम, क्योंकि अब डीएसएसपी की वैकेंसी निकल गई है, तो डीएसएसपी को भी हमें पकड़ के चलना है। सीटेट का नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो सीटेट की जो क्लासेस मेरी जैसी होती है वैसी आपको मिलती रहेंगी। ये जो क्लासें हैं, ये क्लासें बेसिक क्लासें हैं। जैसे मनोविज्ञान का मतलब क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके अर्थ, इसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मनोविज्ञान का अर्थ, यानी कि मनोविज्ञान का मतलब क्या है, और मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएँ हैं जो सामने आई हमारे, कहाँ से मनोविज्ञान शुरू हुआ था और कहाँ मनोविज्ञान अब है, आज की डेट में है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मित्रों, आपको एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसीज जो है ना, वैकेंसीज का मौसम जो है शुरू हो चुका है। तो भाई, जब भर्तियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो फिर आपको भी क्या करना है, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं क्लास लेके आया हूँ मनोविज्ञान की। आज हम थोड़ा सा मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्लास को आगे। मनोविज्ञान, देखिए ये जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान क्या है, अंग्रेजी शब्द यानी कि इंग्लिश का जो वर्ड है साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, अगर हम जनरल वे में बात करते हैं तो। लेकिन अब थोड़ा और समझ लेते हैं। अब हम साइकोलॉजी को समझें तो साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। कई बार तो मैं आपको बताऊं कि पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। बच्चे कराते हैं इंग्लिश का, तो नहीं भाई, इंग्लिश का नहीं है, काय का है, ग्रीक भाषा का है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप इनके नोट्स बनाओगे तो यही नोट्स आपके कहाँ काम आएंगे, एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम कौन सा है, जॉब का। तो आप समझ लो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। अब साइकी का मतलब क्या, अगर हम इस साइकोलॉजी को तोड़ें तो इसका मतलब है साइकी प्लस लोगस। इसको भी अगर हम तोड़ेंगे साइकोलॉजी को, क्योंकि पहले हम इसके मनोविज्ञान के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है। तो लोगस का अर्थ तो होता है विचार करना, यानी कि ये लोगस। और जो साइकी की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ समय समय पर भिन्न भिन्न रूप, जैसे कभी आत्मा हो गया, कभी मन हो गया, और इस तरह से इसका जो है हमने अर्थ लगाया। जो आपका साइकी था, कभी हम इसको मन कहने लगे, कभी इसको हम आत्मा कहने लगे, कभी हम इसको चेतन कहने लगे। तो जैसे जैसे इसका अर्थ बदलता गया, वैसे वैसे ही हमारी जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं थी, इनमें भी अंतर आता गया। तो मेनली ये 4 स्टेजेज हैं इसकी, कि 4 स्टेजों से होके शुरुआत से, यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई मनोविज्ञान की, वहाँ से लेके अब तक वर्तमान तक 4 स्टेजेज के माध्यम से मनोविज्ञान हमारे सामने आया है। तो आज हम उन चारों स्टेजों को थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। एकदम से डीप स्टडी पर नहीं जाना है। हमें कहाँ जाना है, हमें किस सूत्र को अपना रहा है, सरल से कठिन। क्योंकि मेरे कुछ मित्र, भाई बहन, या मेरे जो स्टूडेंट हैं वो इस तरह के होंगे जिन्होंने जो डीएलएड या बीटीसी या डाइट या बीएड वगैरह जो है वो प्राइवेट किया है। हालांकि किया तो उन्होंने रेगुलर है, लेकिन प्राइवेट की तरह किया है। अब वो लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उनके लिए सरल से कठिन जो ये मेथड है, ये बिल्कुल सटीक मेथड है। वो छोटी छोटी चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी तब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और डीएसएसबी का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीएसएसबी में तो बहुत डीप पूछा जाता है। तो पहले हम सरल चीज़ें समझेंगे, इसके बाद हम इससे थोड़ा सा मुश्किल चीज़ देखेंगे। तो जो हमारा मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान का जो मतलब है वो क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी कि साइकी प्लस लोगस। यहाँ पर लोगस का जो अर्थ था, इसका जो अर्थ है, इसका विचार करना। अब विचार हमें किस पे करना है, इस पे विचार करना है, साइकी पे। लेकिन जो साइकी का अर्थ है वो टाइम टाइम पे बदला। अब वो कैसे बदला, वो 4 अवस्थाएं कौन सी थी,
इनको देखते हैं। तो पहली अवस्था देखेंगे हम। प्रथम अवस्था में क्या था कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया। सबने ये कहा कि भाई जो ये मनोविज्ञान है ना, ये आत्मा का अध्ययन है। अब जब आत्मा की बात हुई तो फिर बात आई दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी एक ऐसा विषय था जिसमें हम आत्मा की बात करते थे, और जब व्यक्ति मर जाता है, डेड हो जाता है, इसके बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है, उसका क्या होता है, दोबारा जन्म लेती है या नहीं लेती है, कौन से कलर की होती है, ये बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हम कहते हैं फिलॉसफी में करते। तो कई बार कहते हैं ना, जब हम कोई चीज़ नई चीज़ बताते तो कहते हैं भाई तू बड़ा फिलॉसफी झाड़ रहा है। तो यानी कि वो एक दर्शन, अपना ही दर्शन देते थे। अब क्योंकि हमने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, तो फिर वो दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ गया। उसकी निकटता के कारण आत्मा को जीवन का आधार मानकर इसका अध्ययन किया जाने लगा। वही अध्ययन क्या रहा कि हमें आत्मा का अध्ययन करना है, यही मनोविज्ञान है। बहुत सारे मनोविज्ञानियों ने कहा कि जो आत्मा है इसका अध्ययन करना है, इस आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन फिर कुछ आलोचनाएं शुरू हो गई कि भाई आत्मा है क्या एक्चुअली, क्योंकि अध्ययन हम उस चीज़ का करेंगे जो साइंटिफिक हो। अब साइंटिफिक होने के लिए चीज़ सामने होने तो जरूरी है, यहाँ पे तो सामने थी नहीं, आत्मा का मतलब ही नहीं पता, इसका स्वरूप कैसा है, कहाँ रहती है, किसने देखी है, इनके आंसर ही नहीं मिल रहे थे हमें। जब इनके आंसर नहीं मिल रहे थे तो फिर क्या हुआ, इस जो परिभाषा को तो खारिज कर दिया गया कि नहीं भाई ये परिभाषा ठीक नहीं है। जब ये 2-4 सवालों के उत्तर नहीं दे पा रही है तो हम इसका अध्ययन कैसे कर लेंगे, आत्मा का तो कोई स्वरूप नहीं है। तो फिर दूसरी अवस्था आई। दूसरी अवस्था में साइकी का जो अर्थ लगाया गया वो मन लगाया गया, यानी कि माइंड। अच्छा, मनोविज्ञान तो ये कहीं कहीं लग भी रहा था कि मन प्लस विज्ञान तो नहीं है ये, यानी मन का विज्ञान, मन का अध्ययन किया जाए। तो ये साइकी का ये सही अर्थ लगने लगा दूसरी अवस्था में कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। अब वही कहानी फिर आई कि मन का अस्तित्व क्या है, क्या होता है मन, ये तो आत्मा जैसा ही लग रहा है। तो फिर नई परिभाषा की खोज की गई कि भाई इसका मतलब ये जो दूसरी अवस्था की परिभाषा थी इसको भी खारिज कर दिया गया। अगली परिभाषा यानी कि तीसरी अवस्था, इसको भी देखते हैं। अच्छा, तीसरी अवस्था में चेतना की बात की गई। चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस, कि जो चेतन है, जो हमारा व्यवहार है। अच्छा, व्यवहार तक भी पहुंच गए हम तीसरी अवस्था में, कि जो हमारा चेतन व्यवहार है, यानी कि जब हम चेतन हैं, सक्रिय हैं, कॉन्शियस हैं, तब हम जो व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है, ऐसा कहा गया। तो इस चीज़ के लिए कई लोग राजी हो गए। विलियम जेम्स यानी कि 1890 में इनकी पुस्तक थी मनोविज्ञान के सिद्धांत में मनोविज्ञान को चेतन व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान माना। यानी कि जो पहली दो थी आत्मा और मन, तो उनसे तो बहुत अच्छा था। ये जो तीसरी जो अवस्था थी आत्मा और मन के बाद व्यवहार वाली जो बात हुई, ये फिर भी ठीक थी कि भाई जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसमें जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसका अध्ययन। इसके बारे में सबसे पहले विलियम जेम्स। अब देखिए ये प्रश्न आ जाता है कि ये पुस्तक है मनोविज्ञान के सिद्धांत किसने दी, विलियम जेम्स ने दी। कब दी, 1890 में दी। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, डीप प्रश्न, तो आप इनके नोट्स बनाएं कि मनोविज्ञान को चेतन व्यवहार का अध्ययन माना। इन परिभाषाओं को विलियम वुंट और A.B. टिचनर ने भी समर्थन दिया। अब ये विलियम वुंट कौन थे भाई, मनोविज्ञान की पहली जो प्रयोगशाला थी इन्होंने ही खोली थी। ये भी प्रश्न आ जाता है कई बार, आप इसको लिख लें। तो जब और लोग भी इसका समर्थन करने लगे तो ये लगने लगा कि जो भाई वास्तव में जो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है, और कौन से व्यवहार का, चेतन। तो ये मान लिया गया, और तीसरी अवस्था में इस परिभाषा को मानते हुए हम मनोविज्ञान को पढ़ने लगे, सीखने लगे, समझने लगे। इस मनोविज्ञान में क्या होता था, अंतः दर्शन विधि का प्रयोग किया जाता था। अब भैया अंतः दर्शन विधि क्या होती है, एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि जब मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कहा जाता था तो किस विधि का प्रयोग किया जाता, तो आप लिखेंगे भी अंतः दर्शन विधि का। तो ये जो नोट्स हैं छोटे छोटे, ये बना लो, एक अपना अलग से अपनी एक डायरी या अपना एक रजिस्टर तैयार कर लो, डायरी तैयार कर लो, और उसमें जो ये छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ये लिखो। ये पेपर में ऐसी की ऐसी रखी मिलेंगी, इसलिए उसको लिखो। अब अंतः दर्शन विधि क्या है, अब क्योंकि हमने कहा जो चेतन है, यानी कि जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, चेतन अवस्था में हूँ, है ना, तो आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उसके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दूंगा। यही अंतः दर्शन विधि थी, यानी कि अपने अंदर झांकना। अंतः दर्शन विधि का मतलब बता रहा हूँ
कि अपने अंदर झांकना और झांकने के बाद अपने जो आपको जो भी बोध होता है, जो भी जानकारी होती है वो आप सामने वालों को बताओ। तो इस विधि का इसमें प्रयोग किया जाता था। लेकिन फिर आलोचना हुई कि भाई चलो चेतन मन की बात तो ठीक है, लेकिन जो एक अचेतन मन भी तो होता है, अर्धचेतन मन भी तो होता है, जिसकी बात सिगमंड फ्रायड ने की। तो अब जब ये सिगमंड फ्रायड वाली बात जब आई तो फिर क्वेश्चन उठ गया, यार इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मनोविज्ञान है वो सिर्फ चेतन व्यवहार यानी कि जो कॉन्शियसनेस है उसी का विज्ञान नहीं है, इसमें आपको अचेतन और अर्धचेतन को भी शामिल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो अंतः दर्शन विधि थी, मान लो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, वो अपने अंदर झांकेगा और फिर आपके सवाल का जवाब देगा, लेकिन क्या गारंटी है कि वो सही जवाब दे रहा है? हो सकता है गलत दे रहा हो। तो इसकी जो विश्वसनीयता थी ये खतरे में पड़ गई। अब जब खतरे में पड़ गई, क्वेश्चन उठने लगे, तो फिर भी ये लोग कन्फ्यूज हो गए। इन्होंने सोचा इसका मतलब कि जो मनोविज्ञान है उसकी अभी सही से परिभाषा हमें नहीं मिली है। तो फिर एक नई परिभाषा की खोज में जो मनोविज्ञानी थे वो आगे को निकल चले। तो अब अगला स्टेज देख लेते हैं, फोर्थ स्टेज। अच्छा, ये जो चौथी अवस्था थी ये थी 19वीं शताब्दी। अब ये 21वीं चल रही है, यानी कि 200 साल पहले की बात है। शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये व्यवहार का विज्ञान है, ये बात तो तय है। अब चेतन या अर्धचेतन या अचेतन, इनकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? वो किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान है। 1905 में विलियम मैकडूगल, ये सबसे पहले मनोविज्ञानी थे जिन्होंने जो सजीव प्राणी थे, सजीव प्राणी में इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, तो उनका जो आचरण था उसको सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझने की कोशिश की कि जो आचरण करता है, जो व्यवहार करता है सजीव प्राणी, उस व्यवहार को समझने का जो प्रयास किया गया 1905 में सबसे पहले किसने किया? मैकडूगल ने। तो भाई ये प्रश्न भी बनता है कई बार, और प्रश्न आता ही आपको देखने को मिलेगा पेपर में। अच्छा, आगे जब चले तो 1908 की जब बात आई तो उनकी एक पुस्तक थी सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, ये इनकी बुक थी एक। इसमें इन्होंने मनोविज्ञान को निम्न रूप में परिभाषित किया। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से सभी किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता करता है। तो चलो हटा दो इसको। कहने का मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण, सभी प्रकार से। अब ये जो सभी प्रकार था ना, इसका मतलब था कि हम सिर्फ चेतन मन की बात नहीं कर रहे हैं, या जो उसका चेतन व्यवहार है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अचेतन और अर्धचेतन की भी बात कर रहे हैं। तो इसको समझने का प्रयास करता है। 1931 में एक बड़े प्रसिद्ध मनोविज्ञानी हुए वाटसन। तो वाटसन को मैं आपको बताऊं, इनको व्यवहारवाद का जन्मदाता कहा जाता है। अब ये को प्रश्न भी बनता है कि भाई व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन था? वाटसन। और देखो, वाटसन से और एक चीज़ याद करवा दूं, वाट यानी कि क्या, और सन, एक बार इसको ऐसे लिख दो। तो वाट का मतलब क्या, यानी इन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं आप जो कहोगे मैं उसको वो बना दूंगा। ये इन्होंने वातावरण के लिए बोला था। ये तो जब हम वाटसन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। खैर, व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया और इस प्रकार मनोविज्ञान में व्यवहारवाद शब्द को नया अर्थ मिला। सबसे पहले वाटसन ने व्यवहारवाद की बात की, उन्होंने कहा भाई ये व्यवहारवाद है मनोविज्ञान जो है। अच्छा, फिर अलग अलग शाखाएं बनती गई, कोई व्यवहारवादी हो गया, कोई संरचनावादी हो गया, कोई और दूसरा वादी हो गया, कोई मनोविश्लेषणवादी हो गया। तो वो अलग अलग शाखाएं बनी, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल तो आज हम अर्थ देखेंगे और उसकी परिभाषाएं देखेंगे। तो ये चौथी अवस्था थी। अथवा आज की डेट में भी जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं वो किस रूप में पढ़ते हैं? व्यवहारवाद में, मतलब व्यवहार का विज्ञान है, ये व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान। तो यही चौथी अवस्था थी। यहाँ पे आके 19वीं शताब्दी में आके और 20वीं शताब्दी में इसमें बहुत सारा जो है, आप समझ लीजिए कि बहुत सारी उन्नति हुई, और उस उन्नति के आधार पर मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाएं बन गई और लोग अपना अपना अलग अलग शाखाओं में अध्ययन करने लगे। तो चलो अब हम समझ लेते हैं इसको एक लाइन में, सारांश देख लेते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा को हम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी मनोविज्ञान की, जिससे कि आपको बिल्कुल उसका अर्थ पूरी तरह समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, यानी कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान था, उसको त्याग दिया। इसके बाद मन व चेतना को भी भुला दिया, यानी कि मन का विज्ञान और फिर चेतना,
चेतना में जो चेतन व्यवहार था, कॉन्शियस जो उसका बिहेव था उसके बारे में, इसको भी भुला दिया। अब क्या है, हाँ इसका संबंध अब भी व्यवहार से यथाविधि बना हुआ है, यानी कि ये किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि हम यहाँ से चले थे आत्मा से, आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतन और चेतन के बाद व्यवहार, और इस व्यवहार में सिर्फ चेतन व्यवहार की बात नहीं होगी, चेतन के साथ अर्धचेतन की भी हो रही है और अचेतन की भी हो रही है। ये सब चीज़ें हम आने वाली अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान का छोटा सा परिचय था, जिसमें हमने देखा कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। इन चीज़ों को हमने समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें सरल रूप से समझ में आई होंगी, और साथ ही साथ आगे भी क्लासेस आती रहेंगी। एंड प्लस आपको अगर किसी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे क्लास चाहिए, ये चीज़ मुझे समझनी है। तो अगर संभव हो सकेगा तो मैं उसकी क्लास ज़रूर बनाऊंगा और कोशिश करूंगा बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊं। तो मित्रों ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और बताएं कैसा लगा आपको, और चैनल को शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर करोगे तो और बच्चों का ही भला होगा, तो उनका भला होगा तो कहीं ना कोई तो ऊपर वाला सोचेगा ही कि आपका भी भला होना चाहिए। बाकी मित्रों DSSB और सीटेट तो आपको पता ही है, मैं सीटेट का तो स्पेशलिस्ट हुई हूँ। इसके बारे में किसी भी तरह की आपकी क्वायरीज हैं, किसी भी तरह के नोट्स वगैरह, PDF वगैरह, तो आप मुझसे इस पे व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों मेहनत करते रहिए जब तक जॉब ना लगे। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।